तुमने बहुत अच्छा किया जो उसको शट अप कॉल दे दी। अभी से उसके आगे इतना झुकोगी, सारी उम्र वो तुम्हें दबाता रहेगा। माँ। क्या माँ? सही कह रही हूं मैं। हाउ डेयर ही स्पीक टू हर लाइक दैट। आपने हमारे शादी के लिए जो जेवर रखे थे उसे बेच लें। बेटा कोई इतना बहुत सारा जेवर तो नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा ही है। हाँ थोड़ा है, लेकिन कम से कम शनीला के 2 साल तो गुजर जाएंगे ना, और उतने में इंशाल्लाह मेरी जॉब का तो कुछ हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ 2-3 दिनों के लिए जाने को कहा था, ये थोड़ी कहा था कि आप मुझे हमेशा के लिए भेज दे। तो कौन सा शादी करके भेज रहे हैं तुम्हें, पढ़ाई के लिए तो भेज रहे हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारे रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें मेहनत करते हुए देखा है, मगर अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारा रिजल्ट ऐसे नहीं आए तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। लड़का तो बहुत ही अच्छा है बेटा, आगा खान यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, शादी के फौरन बाद बाहर चला जाएगा रेजिडेंसी के लिए। मैं तो सोच रही हूँ कि हलीमा को हमारी सिद्रा का ख्याल कैसे आ गया। तुम तो जानती हो हलीमा की आदतें और उनके घर का माहौल कितना अच्छा है। सबाहत को भेजा था बात करने के लिए। आपने सिद्रा को बताया? नहीं, मैंने सोचा पहले तुम्हें बताऊं फिर सिद्रा को बताऊंगी। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं थी अम्मी, आपको सिद्रा को ये बात कहनी चाहिए। नहीं बेटा, तुम्हें बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि पहले मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। अम्मी मैंने शादी नहीं करनी, तो आप मेरी शादी की बात ना करें। आपने सिद्रा की शादी करनी है कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। बेटा रिश्ता बहुत ही अच्छा है, ना चाहते हुए भी संजीदगी से लेने पर मजबूर हो गई हूं। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि पहला ही रिश्ता आए और लड़की वाले हाँ कर दें, शायद इसलिए कि मेरी दोस्त का बेटा है। हलीमा ने पैगाम भिजवाया है कि उन्हें जहेज वगैरह की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि चाहे वो जहेज ना मांगे, मगर हमें तो शादी पे खर्चा करना होगा ना, और आजकल तो बहुत खर्चा उठता है, मैं कहां से पूरा करूंगी। जेवर के नाम पर जो पूंजी थी वो तुमने शनीला की पढ़ाई पे लगवा दी, अब तो मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं है। मैं सोच रही हूँ तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ, उन्हें बताती हूँ रिश्ते के बारे में। मुझे यकीन है कि वो अपनी बेटियों की शादी पर कुछ ना कुछ खर्चा तो मुझे जरूर देंगे, है ना? बुला लें आप अब्बा को, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, अब्बा बातें बहुत करते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं। अगर सिद्रा की शादी 6-8 महीने तक करनी पड़ती है तो मैं साल अपना CSS का इम्तहान नहीं दूंगी, कहीं नौकरी कर लूंगी। नहीं, मुझे एक दो जगहों से अच्छी ऑफर्स मिली हैं, थोड़ी बहुत तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, सिद्रा की शादी हो जाएगी। हाँ, लेकिन फिर भी बेटा, मेरी तो यही दुआ है कि तुम्हारे अब्बा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। हेलो। तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी अब वक्त नहीं रहा ज़ारून। यार तुम्हें पता तो है पढ़ाई की वजह से क्या हालत हो गई है मेरी, कहाँ से वक्त निकालूं तुमसे बात करने का या तुम्हारे साथ घूमने फिरने का। वक्त निकालने से निकलता है। अभी तो तुम सिर्फ CSS कर रहे हो, उसका भूत तुम्हारे सर पे सवार है। जब नौकरी करना शुरू हो जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा? अच्छा, अभी मुझे एक असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और उसके बाद सुबह को उठ के 2 और कंप्लीट करनी है जाने से पहले, इसलिए आई हैव टू गो। ओके, गुड नाइट। खानदान तो बहुत अच्छा है, मैं हलीमा को तो अच्छी तरह से जानता हूँ। लड़के का मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका भी पता करवा लूं। हाँ, लड़के का पता करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ खानदान देखकर तो रिश्ता तय नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे थोड़ा ही करेंगे। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना मैं पता कर लूंगा।
वैसे हलीमा बता रही थी कि वो लोग जहेज वगैरह नहीं मांग रहे, क्योंकि जब बड़े बेटे की शादी की थी तो उसके ससुराल वालों से कुछ नहीं मांगा था उन्होंने। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुफ्त में शादी हो जाएगी। मुफ्त में तो शादी नहीं होगी मुर्तजा, बेटी की शादी है, कपड़ा वगैरह देना दिलाना, जेवर अखराजात ये सब करना पड़ेगा। जेवर खरीदने की क्या जरूरत है? जेवर तो है तुम्हारे पास, बहुत सारा है, उसमें से थोड़ा बहुत जो है वो सिद्रा को दे दे। जेवर नाम की तो कोई शय नहीं है मेरे पास। क्या मतलब जेवर नाम की कोई चीज नहीं? कहाँ गया इतना जेवर? अम्मा अब्बा ने अच्छा खासा जेवर डाला था तुम्हें। आपने जब दूसरी शादी की थी तो मुझसे जेवर लेकर गए थे ना? थोड़ा बहुत लिया था, बाकी तो तुम्हारे पास ही था, तो वो कहां गया? इतने सालों में बहुत दफा ऐसा वक्त आया जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो उसी जेवर को बेचकर मैंने खर्चा पूरा किया है ना। कमाल है, वैसे हद ही है। तुमने जेवर बेच दिया और मुझसे न पूछा न मुझे बताया। लेकिन मेरा जेवर था, मुझे आपसे पूछने की क्या जरूरत? और मैंने कौन सा अपने ऊपर खर्च किया है? बेटियों के ऊपर खर्च हुआ ना। बेटियों को और बातें भी समझाने वाली होती हैं। बेटियों को बताया जाता है कि कल को उन्होंने अगले घर भी जाना है, और बाप उनका करोड़पति नहीं है कि बस लाखों रुपए का जेवर बना देगा। मैं लाखों रुपए की जेवर की कब बात कर रही हूँ? सिर्फ इतना खर्चा मांग रही हूँ कि इज्जत से बेटी की शादी हो जाए। हमेशा समझाता रहा तुम्हें, समझाता रहा कि इतनी तालीम दिलवाने की जरूरत नहीं है। तुम सुनती कब? भूत सवार था तुम पर। स्कूल बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉलेज तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आला डिग्री होनी चाहिए। अब डिग्री मिल गई है तो भेज दो, डिग्री गले में डालो और अगले घर भेज दो, बस। मैंने तो अम्मी को मना भी किया था कि उनसे बात ना करें। खामखा में इस शादी का बखेड़ा शुरू कर दिया। हम लोगों की कहां शादियां होनी है? अच्छा भला जेवर बना हुआ था, बेच दिया। बना बनाया जेवर बेच दिया, आज को होता तो बच्चियों के काम आ जाता। यही पैसा जो उनकी तालीम पे खर्च किया है, वो पैसा जमा होता तो आज उनके काम आ जाता। लेकिन मैं 10 करवा के उन्हें घर में तो नहीं बिठा सकती थी ना मुर्तजा। आगे तो पढ़ना ही था उन्होंने, और सिर्फ मुझे अकेली ने तो खर्चा नहीं किया उन पर, उन्होंने भी मदद की। मेहनत करके ट्यूशन पढ़ाकर उन्होंने अपना खर्चा पूरा किया, अपनी फीसें अदा की, और आज तक घर का खर्चा भी पूरा कर रही हैं। अपनी तालीम के अखराजात उठा सकती हैं ना, तो अपनी शादी के भी उठा सकती हैं। पर उनसे कहो कि खुद ही उठा ले। जब मेरा कोई एहसान माना ही नहीं जाना तो मुझे जरूरत क्या है कुछ करने की? मैंने सारी जिंदगी आपसे कुछ नहीं मांगा, कभी कोई जिद नहीं की, लेकिन बाप होने के नाते आपकी भी तो जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ मेरी बेटियां तो नहीं, आपकी भी औलाद है। बहुत जिम्मेदारियां पूरी की हैं मैंने राफिया, बहुत जिम्मेदारियां। अब कोई ना माने तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं तुम लोग ये समझते हो कि मेरे पास कोई कानून का खजाना है, उसमें से पैसे निकाल निकाल के मैं लाता रहूंगा और देता रहूंगा। ऐसा नहीं होता है, और ना ही ऐसा है। एक तनख्वाह है, उसमें से पता नहीं कैसे मर के गुजारा होता। बाखुदा मेरे पास पैसे होते ना तो मैं आपसे कभी ना मांगती, खुद ही कर लेती सब कुछ। और बाबा नहीं है इस्तात तो क्या जरूरत है अभी शादी करने की? जब होगी तब कर लेंगे। रोक लो अभी शादी। कोई बात तो तुम मानती नहीं हो। एक बेटी हमने भाईजान की तरफ ब्याही होती, एक बेटी, सारा खानदान मेरे साथ खड़ा होता, मैं इस तरह तन्हा ना होता। मुझे नहीं चाहिए पूरा खानदान, मुझे आपकी जरूरत है। मेरे बेटियों के बाप की मदद की जरूरत है। जितनी वो मेरी बेटियां हैं वो उतनी ही आपकी भी बेटियां हैं।
औलाद है वो आपकी। अम्मी आप बार बार हर काम के लिए अब्बा को क्यों बुलाती हैं? बेटा, शादी जैसा मामला तुम्हारे अब्बा के मशवरे और मदद के बगैर नहीं हो सकता। आपने उनसे मशवरे भी मांग लिए और मदद भी मांग ली। अब आपको पता चल गया कि उनसे क्या मिल सकता है। लेकिन मुझे तुम्हारे अब्बा के अलावा किसी और से उम्मीद भी तो नहीं है ना। उनसे उम्मीदें बांध कर भी क्या मिला आपको? फिर मैं क्या करूं बेटा? मैं तो बेहद परेशान हूं अब। अम्मी आप परेशान मत हो। मैंने फैसला कर दिया कि इस साल मैं अपना सीएसएस का इम्तिहान नहीं दूंगी, कहीं नौकरी करूंगी। बस आप सिद्रा का रिश्ता वहां तय कर दें। कहीं पे कमेटी डाल देंगे, कहीं से कर्जा ले लेंगे, लेकिन जो भी होगा हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि हम सिद्रा की शादी कर सकें। इंशाल्लाह। कशफ, तुम मम्मी से कह दो मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ है मुझे। मैं नहीं चाहती कि मैं कर्ज और इमदाद के पैसों से शादी करूं, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से दूसरों पर और मुसीबतें पड़े। दूसरे कौन? कैसी मुसीबतें? तुम और अम्मी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपना करियर छोड़कर पैसे जमा करने बैठ जाओ। अगर मैंने ऐसे किया भी तो तुम पर कोई एहसान नहीं करूंगी। तुम्हें सीएसएस का एग्जाम देना है, तुम वो दो, मुझे छोड़ दो अभी। तुम्हारा करियर बहुत अहम है, ये इम्तिहान अहम है। मेरी शादी है ना, हो जाएगी। तो मेरे इम्तिहान भी हो जाएंगे, अगले साल दे दूंगी, और अगर अगले साल नहीं हुए तो उससे भी अगले साल दे दूंगी। देखो अम्मी सही कह रही हैं, ये एक बहुत अच्छा रिश्ता है। एक बेटी की शादी अच्छी जगह हो जाएगी तो अम्मी की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और इस एक बेटी की शादी के लिए सबको कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं। कर्ज की बातें, ये नई कमेटियों की बातें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बातें तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, मजबूरी है हमारी। लेकिन तुम इन बातों का मत सोचो, ये तुम्हारे सर का दर्द नहीं है। कैसे नहीं है मेरे सर का दर्द? क्या मैं अब्बा की तरह बन जाऊं, आंखों पे पट्टी डाल लूं, बेहिस बन जाऊं? खुदा के लिए रोना शुरू मत कर दो। देखो जब तुम्हें अब्बा की बेहिसी का पता है तो फिर तुम मातम क्यों करती हो? दुनिया का कोई बाप ऐसा नहीं होता है कशफ। चलो फिर इस लिहाज से अब्बा ने शायद एक नई मिसाल कायम कर दी दुनिया में। तुम इस सब के बारे में सोचती हो तो तकलीफ नहीं होती? नहीं, झूठ मत बोलो। अगर तुम झूठ सुन नहीं सकती तो फिर पूछती क्यों हो? क्या बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है? मेरा दिल चाहता है मैं अब्बा के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि अगर हम इतने ही नापसंद थे तो हमें पैदा क्यों किया, और अगर पैदा किया तो करते ही मार क्यों नहीं दिया? मार तो रहे वो हमें कितने सालों से, थोड़ा थोड़ा करके, सिसका सिसका कर। कम से कम उनसे ये गिला तो नहीं कह सकते ना कि वो हमें मार क्यों नहीं रहे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। कश्यप, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, एक आध हफ्ते में मैं तुम्हारे जॉब का बंदोबस्त कर दूंगा। थैंक यू सर। क्योंकि तुम्हारी जो ये सीवी है इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जी लेकिन सर सिर्फ सीवी पे तो जॉब नहीं मिलेगी, रेफरेंसेस की भी तो जरूरत है। अरे रिलैक्स, रेफरेंसेस भी हो जाएंगे। ये बताओ तुमने खाना खाया? भूख नहीं लगी सर। ओह देखो, भूख का ना लगना बेरोजगारी से ज्यादा बड़ा मसला है। तो तुम आज मेरे साथ खाना खा कर जाओगी, ओके? जी गुड।
ज़िंदगी में बहुत दफ़ा बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ेस किए मैंने। कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुर्बानियाँ। बाज़ दफ़ा तो लगता है हमारे लिए ज़िंदगी सिर्फ एड़ियाँ रगड़ने का नाम है, छोटी छोटी खुशियों के लिए, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के लिए, हर चीज़ के लिए तरसना पड़ता है, सिसकना पड़ता है। मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों बना दी है। मैं बार बार यही सोचती हूँ, यही पूछती रहती हूँ, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता। तो बेटा वो अबरार का फोन। मेरा सलाम कह दीजिए। तुम डाल लो, ये तो अब गए काम से। हेलो, हाँ अबरार, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, चाय पी रहे थे। बेटा मेरा सलाम कह रहा है। हाँ हाँ हाँ, बोलो। अच्छा, तो वो सुभान साहब की फर्म में कुछ वैकेंसीज हैं। जी जी, ठीक है। हाँ हाँ, दे दूंगा अपना रेफरेंस, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। हाँ, बाद में बात करते। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खैरियत? उसकी एक स्टूडेंट है, मेरा रेफरेंस चाहिए था। कह रहा बहुत लाइक बच्ची है और इसकी क्लास फेलो भी रही। अच्छा, नाम क्या है? बताया नहीं बेटा। ये देना बिस्किट। अब बिस्किट छोड़ दें, चाय पी रहे हैं, ठंडी हो रही है। यस यस। अम्मी, बहुत अच्छी नौकरी है, 50+ का पैकेज मिलेगा और कन्वेंस भी वो देंगे। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख। कितनी अच्छी खबर सुनाई तुमने बेटा। अल्लाह बहुत रहीम और करीम है बेटा। बहुत दुआएं मांगी थी मैंने। सरबराह ने मेरी बहुत मदद की अम्मी। उन्होंने नहीं तो मुझे रेफरेंस दिलाई है, उसकी वजह से मुझे जॉब मिली, वरना इतनी जल्दी कहाँ मिलती मुझे। शुक्र, हजार शुक्र बेटा। आपने हलीमा आंटी से बात की? हाँ हाँ, की थी मैंने उनसे बात। राजी तो हुई है, लेकिन कह रही थी कि शादी को लटकाने से क्या फायदा, 2 कपड़ों में रुखसत कर दो बेटी को। मैंने उनसे कहा कि ये कैसे हो सकता है, मेरी औलाद है, मैं कैसे रुखसत कर दूं। दुनियादारी भी कोई चीज होती है। तुम्हारे कहने पर कमेटी तो डाल दी बेटा, लेकिन सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि पैसे कैसे अदा करूंगी। अब जब तुमने ये खबर सुनाई है तो मेरी जान में जान आई है बेटा। अल्लाह कितना रहीम और करीम है, कैसे असबाब बना देता है, रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। हाँ, रिस्क तो देता है,
लेकिन इसके लिए जिंदगी को कांटों का रास्ता बना देता है। वहां भी जारून, एग्जाम्स कैसे हुए? एग्जाम्स तो अच्छे हो गए अंकल, बस अब रिटन के स्कोर का इंतजार कर रहा हूँ, उम्मीद है कि वो भी अच्छा होगा। गुड। और सुनो, ये फिरना फिराना बिल्कुल बंद कर दो, और ये तुम्हारा बेसुरा म्यूजिक है ना, इससे बहुत दूर रहो। आराम से दिल लगाकर CSS क्लियर करो, और उसके बाद अपने ये बेसुरे म्यूजिक को पब्लिक के कानों में झोंक देना बस। ये क्या बोला आपने अभी? क्या बोला मैंने? भाई तुमने इसे बेसुरा कह के अच्छा नहीं किया। अच्छा, अब आप इनकी साइड ले रहे हैं? तुम खुद ही तो कहते हो कि मैं इनकी साइड लेता हूँ। डैड, अब इस तरह भी साइड लेने को नहीं कहा था मैंने। यार अच्छा खासा बिजनेस है, और खामखा ये अफसरी के शौक में लगा हुआ। भाई मुझे आप लोगों की तरह डल और बोरिंग लाइफ गुजारने का बिल्कुल कोई शौक। हेलो जी, लाइफ में थ्रिल और एक्साइटमेंट होनी चाहिए, जो आप लोगों की जिंदगी में बिल्कुल नहीं है। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ आपके थ्रिल और एक्साइटमेंट जो आपके पास है ना। जी, और वो भी आपने खत्म करवा दी मेरी मंगनी करवा के। भाई काफी दिन से असमारा नजर नहीं आ रही है, कहाँ? मैंने ही मना किया था उसे आने से, वरना पढ़ाई का खाक नहीं थी। अरे वाह जुनैद भाई, बच्चा बड़ा हो गया है। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ रह गई थी तुम? शाम होने को आ गई। बस अम्मी, वो हुस्ना के घर बैठी हुई थी ना, वक्त का पता ही नहीं चला। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? मुझे क्या होना है अम्मी? नहीं कुछ हुआ तो है। जब घर से गई थी तो खुशबाश थी, अब मुंह लटका हुआ है। अब्बा के घर से गुजरी थी मैं, बहुत शानदार घर बनाया उन्होंने। तो अब्बा अपने घर पे इतने लाखों पैसे खर्च कर सकते हैं, मेरी शादी के लिए उनके पास एक फूटी पैसे, मुझे उनके पैसों में तो कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो शादी पे कुछ भी पैसे लगाएं, खैरात नहीं चाहिए मुझे उनकी। तो ये भी ख्वाहिश नहीं रही कि वो शादी पे आए। जब पूरी जिंदगी उनके बगैर गुजर सकती है तो शादी भी तो उनके बगैर हो सकती है। क्या जरूरत थी बेटा उनकी गली से गुजरने की? सीधी सीधी जाती और वापस आ जाती, कम से कम कुड़ना तो ना पड़ता। और वैसे भी कुड़ने में क्या फायदा है? ये लो, तुम्हारी शर्ट तैयार हो गई। ओह थैंक्स माँ, मैं तो भूल ही गया था। छोड़ो, लेट मी हेल्प यू। थैंक यू। वैसे मेरी समझ में नहीं आ रही कि अपना बिजनेस वगैरह हर चीज छोड़कर ये तुम क्या करने जा रहे हो? आप ये समझे कि मैं अपना शौक पूरा करने जा रहा हूँ। एंड प्लीज अब इसके बाद अस्मारा की तरह ये तंजिया रिमार्क्स बाबा ना पास करें। वो भी यही कहती है। उसकी जुबान पे तो बस एक ही बात है आजकल। जब से मैंने इम्तिहान पास किया ना, यही बोली जा रही है, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। तो सही कह रही है बाजारों, तुम्हारा टेम्परामेंट नहीं है जॉब करने वाला। यार ये तो वक्त ही बताएगा ना। तुमने हमेशा बहुत आसान जिंदगी देखी है, तुम्हें नहीं पता कि जॉब करने की क्या हेडेक्स होती हैं, क्या हैसल्स होते हैं। चले, अब देख लूंगा ना। और वहां जाकर लाहौर में रहोगे, हम उदास नहीं हो जाएंगे तुम्हारे बगैर। I guess you can call that karma. जब मैं घर पे होता था और आप बाहर होती थी तो मैं आपको मिस करता था, अब मैं चला जाऊंगा तो आप मुझे मिस करेंगी। Distance makes the heart fonder. तानेबाजी शुरू हो गई। जाते जाते भी बाज मत आना। हटो, ये किस तरह से रख रहे हो? You're so disorganized। इस तरह रखते हैं, कर चुके तुम जॉब। चलो। अम्मी के ऐसे बेहतर कार्ज नहीं हो सकते थे? क्यों बेटा, बेहतर हो तो सकते थे, लेकिन फिर खर्चा होता बिला वजह का।
वैसे भी लोग इनविटेशन कार्ड को एक दफा पढ़ते हैं और फिर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। फिर भी थोड़े और पैसे लगा लेते तो क्या हर्ज होता। जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे। हम और पैसे क्यों जाया करें? बचत कर भी लिया तो कितने पैसे बचेंगे? चंद 100 रुपए। आप तो कह सकती है ना आपा, आपके पास इतनी अच्छी नौकरी जो है, अब हम कह भी क्या सकते हैं इस बारे में। नौकरी है तो क्या तीर मान लिया मैंने? क्यों तीर नहीं मारे बेटा? बहन की शादी के सारे इंतजामात। फिर भी अम्मी थोड़ा और वक्त होता तो और भी अच्छी हो सकती थी। जो हो रहा है वो ही बहुत है। वैसे भी शादी पे कितने पैसे लग गए। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, इज्जत रह रही है हमारी। मैं तो पूरी पूरी रात जागती थी कि शादी का इंतजाम कैसे होगा। वैसे अम्मा, आप अब्बा को बुलाएंगी क्या? हाँ, क्यों नहीं बुलाएंगे? बाप हैं तुम्हारे भाई, उनके बगैर शादी कैसे हो सकती है? अम्मी अगर उनके पैसे के बगैर शादी हो सकती है तो उनकी मौजूदगी के बगैर भी हो सकती है। देखो बेटा, दुनिया दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम्हारे बाप नहीं होंगे तो लोग 100 सवाल करेंगे हमसे। हाँ अम्मी, क्योंकि माशरे का यही तो काम रह गया है कि बाप के फराइज याद दिलाने के बजाय शादी के ग्रुप फोटो में उनकी मौजूदगी का जरूर इसरार करे। अम्मी आप उनके घर कार्ड देने नहीं जाएंगे, उनको बस फोन पे बता दीजिएगा। अगर उनको आना होगा तो वो आ जाएंगे। वैसे भी हम उनसे कोई मन्नत समाजत नहीं करेंगे शादी में शिरकत के लिए। कितने महीने हो गए, अब्बा ने एक बार पूछा भी नहीं कि शादी के क्या इंतजाम है, कुछ करना है, कुछ रह तो नहीं गया। और अब आप उन्हें मनाने की कोशिश करने जा रही हैं कि अल्लाह के वास्ते वो शादी में शिरकत करें, बच्ची को अपने साये में रुखसत कर लें। वैसे भी अगर आपने बुलाना है तो सिर्फ अब्बा को बुलाएं। ये उनका पूरा खानदान, बीवी बच्चे, इनको बुलाने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे हमाद को। हमाद को तो वैसे भी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। अगर वो हमारी तरफ से नहीं आएगा तो बारात के साथ चला आएगा। अच्छा खैर, अब ये लिस्ट बना लो जल्दी से सारे मेहमानों की, मुझे लिख के दे दो कार्ड, मैं बांटना शुरू कर दूंगी। इसकी लिस्ट ये लिखो सारे नाम। जिंदगी का एक और नया चैप्टर, द स्टार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल लाइफ। वो प्रोफेशन जो मेरा एम्बिशन था, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इसमें चैलेंजेस क्या होंगे, और ये भी नहीं जानता कि ये प्रोफेशन मेरे लिए आइडियल होगा कि नहीं। लेकिन ये जरूर जानता हूं कि ये एक इंडिपेंडेंट लाइफ और इंडिपेंडेंट चॉइसेस की शुरुआत है, और ये कि ये वो जिंदगी नहीं होगी जो मैं अब तक डैड, माँ और सारा के साथ गुजारता रहा हूं। मैं पहले हमेशा घर से छोटे मोटे ट्रिप्स के लिए तो जाया करता था, लेकिन अब पहली बार एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए तकरीबन 1 साल के लिए चला जाऊंगा, और उसके बाद मजीद ट्रेनिंग्स, और फिर उसके बाद जॉब के लिए इस्लामाबाद, फिर शायद दुनिया का कोई और मुल्क। जिंदगी में कितनी आसानी से एक इतना सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है। मुबारक हो। खैर मुबारक। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको इत्ला देने का, वरना हम तो सोच रहे थे कि शायद शादी वाले दिन ही बताएंगे। मुर्तजा आते होंगे अभी, वो आते हैं तो देखते हैं क्या करना है, जाना भी है कि नहीं। वैसे मैं तो साफ बता दूं, मेरा और मेरे बच्चों का आना तो नामुमकिन है। मेरा फर्ज था आपको दावत देना, आगे जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक हो भाई, आपकी बेटी की शादी है। रिश्ता तय कर लिया, बाकी सारे मामला तय कर लिए, तो फिर मेरे आने ना आने से क्या फर्क पड़ेगा। बेटी है आपकी, अपनी बेटी को अपने हाथों से रुखसत नहीं करेंगे क्या? जैसे बाप के बगैर रिश्ता तय कर लिए, ऐसे रुखसत भी कर दे। ये रस्मी कार्रवाई के लिए बाप का होना लाजिम है क्या? बिल्कुल। 11 तारीख को रुखसती है,
चांदनी मैरिज हॉल में। ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, बस 12 को वलीमा है रॉयल मैरिज हॉल में। यही वक्त है जब आपकी बेटी को आपकी जरूरत है। उसके बाद तो वो अमेरिका चली जाएगी, पता नहीं फिर कभी आपकी जरूरत होती है उसे या नहीं। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। तेवर देखिए आपने अपनी बीवी के। मुझे एक बात तो बताएं, ये सारी तफसील तो आपने मुझे नहीं बताई थी। आपने तो सिर्फ ये कहा कि लड़का डॉक्टर है, ये तो कह रही अमेरिका जा रही। बातें कभी नहीं बताते। बड़ी मिन्नतें की होंगी आपने उनकी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। शायद जिंदगी में पहली बार मैंने उनकी मिन्नत नहीं की। बहुत अच्छा किया आपने अम्मी। और अब्बा ना आए तो ना आए, क्या फर्क पड़ेगा? बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। क्यों ना आए वो? अल्लाह करे कि उन्हें अकल आ जाए और वो सिद्रा की शादी में शामिल हो जाए, वरना इनके ससुराल वालों के सामने बड़ी शर्मिंदगी होगी। हलीमा आंटी तो आपकी दोस्त है ना अम्मी, उनको तो पहले से ही हमारे हालात का पता है। आप उनसे जरा जिक्र कर लें। बेटा चाहे पहले से कितना ही पता क्यों ना हो, ये सूरत हाल बड़ी नाजुक है बेटा। मगर इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम वो ही कर सकते थे जो हमने किया। अब अगर अब्बा की मर्जी नहीं है कि वो शादी में आए, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या पता वो आ भी जाए। इंशाल्लाह। सब तो सेट हो गया आपका। एससीटी का थोड़ा सा सेट कर दिखाओ। बहुत अच्छी लग रही है। काजी साहब आ गए निकाह के लिए। बाय। नहीं, और शादी हॉल पे भी वो शायद ना हो। पर ये नई बात तो नहीं है। तैयार हो जाओ, सब बाहर इंतजार कर। बस मैं फाइनल दुपट्टे की सेटिंग कर लूं। इसको यूं रखिएगा। तुम्हें जो लगता है कि किसी ने शादी पर झूठे मुंह भी नहीं पूछा। आई थी, कार्ड देने तो आई थी, बिल्कुल मेहमानों की तरह। बस कार्ड पकड़ा दिया कि आ जाना। अबे क्यों जाता? पर इतनी मेरी बेइज्जती की थी मां बेटियों ने मिलकर शादी के अखराजात पर। तो तुम्हें नहीं जाना था तो बता देते, मैं भी नहीं जाता। अरे रहने दे भाईजान, आपने कहाँ बाज आना था? आप ना जाते तो सज्जाद आपकी जान ना खा लेता। ये बात सच है कि मैं सज्जाद के इसरार पे गया था, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे लगा कि मेरा जाना सही था। इसलिए कि तमाम खानदान वालों को बहुत एतराज था कि चाहे कुछ भी हो, बाप को बेटी की शादी पर तो होना था। कमाल है भाईजान, खानदान वालों की भी कमाल है। एतराज कर रहे हैं, वो तो नहीं जानते ना। मुझसे कहती तो सही, चलिए जबानी कह देती, इसरार करती कि तुम्हें शादी पर आना है, हर सूरत में आना है, तुम्हारे बगैर बेटी की शादी नहीं हो सकती है। कहा उसने मुझसे। ऐसे थोड़ा ही है कि बस मेहमानों की तरह इनवाइट कर लिया, आ जाना, और फिर उस पे ये कि आ गए तो ठीक है, ना आए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो मैं क्यों जाता फिर? चलो खैर, अब क्या हो सकता है। अब तो उसने शादी कर दी अपनी मनमानी करके। तुम बाप हो, तुमसे नहीं पूछा। मैं खानदान का बड़ा हूं, मुझसे नहीं मशवरा लिया। अब कल कलां को कुछ हो जाए तो मैं तो कह दूंगा कि बीवी देखो, तुमने खुद फैसला किया था किसी से पूछे बगैर, इसलिए अब खुद ही भुगतो। सही। देखे ना भाईजान, बड़ी बेटी को छोड़ के छोटी की शादी करती है। जवान बेटी को शहर में अकेले छोड़ रखा है कमाने के लिए। पता नहीं क्या करती है और क्या नहीं करती है, हम क्या जाने। जो बोले वो बुरा। मेरे साहबजादे हैं कि उनके सर से इश्क का भूत ही नहीं उतरता। ला हौल वला कुव्वत।
पता नहीं आज मुझे उदास होना चाहिए या खुश। सिद्रा घर से चली गई, बहुत अच्छी शादी हुई। वो खुशकिस्मत है, उसको इतना अच्छा शौहर मिला है, इतना अच्छा खानदान ससुराल के तौर पर मिला है। वो हमेशा से खुशकिस्मत है। अब्बा ने शादी में शिरकत नहीं की, उन्होंने आज भी हमको अकेला कर दिया। मैं सोचती हूँ अगर जिंदगी में अब्बा ने हमारे किसी काम नहीं आना था तो उनकी हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। पैर में चुभने वाला कांटा जो हर वक्त हमें दर्द से झुकाए रखता है। तो शादी बहुत ही अच्छी की है उसने अपनी बेटी की। हाँ तो कब से तो नौकरी कर रही है, तीनों माँ बेटियां कमाती हैं, बहुत कुछ जोड़ रखा होगा उसने बेटियों की शादी के लिए। कुछ भी है, किस्मत बहुत अच्छी है उसकी बेटी की। लड़का भी इतना अच्छा मिला है और ससुराल वाले बड़े खानदानी लोग लग रहे थे। वैसे जेवर क्या डाला है उसने बेटी को? ससुराल वालों को भी तो कुछ दिया होगा ना? ये तो मुझे नहीं पता कि इसने क्या दिया अपनी बेटी को और ससुराल वालों ने क्या चढ़ाया, लेकिन बहुत अच्छा जेवर पहना हुआ था। भाई हमसे तो ना किसी ने कोई मशवरा किया ना कोई राय ली। चलो मैं तो सौतेली माँ थी ना, उन्होंने तो सगे बाप को किसी चीज में शामिल नहीं किया। भाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुर्तजा भाई को शादी में तो जाना चाहिए था ना। बाप के होते हुए बेटी की रुखसती पे बाप मौजूद ना हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। पूरा मोहल्ला बातें बना रहा था वहां पर। ये मोहल्ले वालों को क्या तकलीफ है? बाप की मर्जी जब शामिल नहीं थी रिश्ते में तो रस्मन शादी में जाके वो क्या करता? मगर निगार ये अच्छी बात तो नहीं है ना। खैर अब देखो ना, ये तो मुर्तजा की अपनी मर्जी है, मैं उनको मजबूर तो कर नहीं सकती। मगर तुम समझा तो सकती थी ना उन्हें। अच्छा चले छोड़े ये बातें, शादी तो होगी ना बहरहाल। कौन सा बाप के ना जाने से शादी रुक गई? देखो किसी के होने या ना होने से कुछ रुकता नहीं है। शादी तो फिर भी हो जानी थी, लेकिन रह जाता है तो दुख, अफसोस और गिले शिकवे। ये तो तुम भी समझ सकती हो। अब भाई मैं क्या कर सकती हूँ? हेलो, क्या करती हो यार? कहाँ थी तुम? कितनी देर से फोन कर रहा था मैं। हाँ मुझे पता है, वो मैं एक्चुअली थोड़ी सी बिजी थी इसलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं अटेंड कर पाई। बिजी थी? तो बिजी होने का यह मतलब होता है कि तुम मेरी कॉल लेना छोड़ दो? बस यूं ही समझो। Oh really? हाँ तो मैं कॉन्सर्ट पे गई हुई थी और तुम्हें पता है कि कॉन्सर्ट पे तो देर हो जाती है। वैसे भी मैं वीकेंड्स पे घर नहीं बैठ सकती। लेकिन इट्स वेरी लेट। इतना लेट तो नहीं हुआ वैसे। खैर तुम्हें पता है कि कॉन्सर्ट के बाद हम लोग सारे इकट्ठे दोस्त मिलके सी साइड पे चले गए थे। नोफिल वाज देयर, एवरीबॉडी वाज देयर, सो आई कुडंट जस्ट गेट आउट ऑफ इट। तुम नोफिल के साथ गई थी? हाँ नोफिल था, ज़िया, समीरा, there were a bunch of us. It was so much fun, Zarun. You should have been there. अगर ये कॉन्सर्ट में जाना इतना जरूरी था तो why didn't you go with your friends? ज़ारून ये भी मेरे दोस्त हैं। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ उस्माना। ज़ारून तुम लाहौर एकेडमी में बैठ के मुझे इस तरह लेक्चर मत दो। तुम जानते हो कि नोफिल और ज़िया मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि मेरे बचपन के दोस्त हैं। There's nothing wrong in hanging out with them. उस्माना मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ निकलने पे एतराज नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा हर जगह इस तरह रात को देर लड़कों के साथ घूमने पे एतराज कर रहा हूँ। क्या मतलब हर जगह? We were in a public place. हम लोग सी साइड पे थे for God's sake. तो मुझे पता है तुम सी साइड पे गई थी, लेकिन रात के 2 बजे नोफिल के साथ, और वो और उसके दोस्त जो साथ में बियर लेके आए होंगे, पी रहे थे ना? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर पी भी रहे थे, it's their personal matter, it's none of my business. मुझे नोफिल के पर्सनल मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझे कोई कंसर्न है तो अपनी मंगेतर से। अभी पूरा हक है यार मुझे तुम्हें मना करने को। I'm sorry, बट मैं अपनी डिसीजंस खुद लेती हूँ, और इस तरह का हक बिल्कुल भी नहीं जिस तरह का तुम कह रहे हो। खैर इस्माना, द बॉटम लाइन है कि मुझे तुम्हारा इस तरह रात को देर कॉन्सर्ट्स में लड़कों के साथ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है ज़ारून, तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है, और ये मेरी जिंदगी है, and I make rules for myself. Do you hear that? Good night.